न्यूज़ 7 आसान देख रहे हैं दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिबेट में यानी चर्चा में। देखिए, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब लोगों के दिमाग में सवाल ये है कि साहब पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। प्रथम चरण के जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को होने वाले हैं और द्वितीय चरण के चुनाव होंगे 26 अप्रैल को। अगर हमारे आसपास की हम बात करें तो 19 अप्रैल को करौली धौलपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी और सवाई माधोपुर और टोंक का नंबर आएगा दूसरे चरण में। टिकटों को लेकर के विधानसभा की तरह सवाल अभी भी लोगों के जहन में थे। अजय जी क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा? राजौरिया जी और जौनपुरिया का टिकट तो कट रहा है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और मेरे ख्याल से इनका फीडबैक बहुत अच्छा नहीं गया है पार्टी के पास में। हुआ क्या? करौली धौलपुर से बिल्कुल डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट कटा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया, तीसरी बार टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर सिंह जौनापुरिया पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, प्रथम चरण के चुनावों का, प्रथम चरण के मतदान का आज आखिरी नामांकन का आखिरी दिन था। जिनको फॉर्म भरना था उन्होंने फॉर्म भर दिया और नॉमिनेट कर दिया। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा सुनने में आता है जो बड़ा आश्चर्यचकित लगता है। राज्य संबंध से जिनको प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया उन जनाब ने पाला बदल लिया। पाला बदलने का मतलब यह है उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने विड्रॉ कर लिया यानी सुदर्शन सिंह रावत ने आज जब लौटे और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि मैं तो पहले ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, मैं तो 4 महीने पहले ही हार का मुंह देखा है, मैंने तो 1 महीने पहले ही हाईकमान को चिट्ठी लिख दी थी कि साहब मेरा चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी और इच्छुक व्यक्ति को, युवा को आप मौका दें। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि राजसमंद से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी जयपुर से टिकट बदल चुकी है। सुनील शर्मा को पहले अपना प्रत्याशी बनाया, उसके बाद में टिकट चेंज करके और फिर अब प्रताप सिंह खाचरियावास को वहां से दे दिया, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया। महागठबंधन बना, 26 पार्टी 28 पार्टी मिलकर के, और ये आज तक समझ नहीं आ रहा हमारे कि ये किसी एक व्यक्ति को हराना चाहते हैं या किसी एक पार्टी को हराना चाहते हैं। सवाल बहुत हैं जहन में, आपके दिलो दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि साहब ये चुनावों में होगा क्या? क्या तीसरी हैट्रिक फिर नरेंद्र मोदी लगा पाएंगे? क्या तीसरी हैट्रिक हमारे स्थानीय जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी से, सुखवीर सिंह जौनापुरिया, वो लगा पाएंगे? पहले एक भाई को हराया, अब दूसरा भाई मैदान में है। मुकाबला कड़ा होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप और हम अच्छे से इस बात को समझते हैं कि पूर्वी राजस्थान के इलाकों को अगर देखा जाए, स्पेशली जहां जनरल की सीट है, वहां पर जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं और हमारे यहां जातीय समीकरण बहुत मायने रखेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा, क्योंकि आज हमने ऐसे विशेषज्ञ आपके सामने बुलाए हैं जो बीजेपी का पक्ष भी रखेंगे, कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे, और दूसरी बात, क्या कुछ चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में केंद्र सरकार जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही हो। सीबीआई की बात कर लें, ईडी की बात कर लें, क्योंकि पूरे मीडिया में, पूरे देश भर में एक मैसेज गया है कि साहब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां पार्टी अपना अस्तित्व खड़ा करने का प्रयास कर रही है, उन्हीं सब को जो है जेल में डाला जा रहा है। केजरीवाल जी जेल की हवा खा रहे हैं, हेमंत सोरेन पहले ही फिट हो चुके हैं। तो क्या ये सोची समझी साजिश है? क्या विपक्ष को खत्म करने की साजिश है? या फिर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईडी और सीबीआई तो पहले भी थी, मगर शायद इतनी लिबर्टी उनको नहीं थी, शायद उतनी आजादी उनको नहीं थी कि वो खुल करके काम कर सके। मैंने एक बार आपको एक आंकड़ा दिखाया था, 2004 से 2014 तक, जब 10 साल यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उस समय ईडी ने कार्रवाई करते हुए मात्र 26 मुकदमे दर्ज किए थे और उनमें से 14 विपक्ष के थे, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ थे। वहीं अगर आप आंकड़ा निकाल करके देखोगे 2014 से लेकर के 2024 यानी इन 10 सालों में 300 से ज्यादा मुकदमे ईडी ने दर्ज किए हैं और इनमें 95% मुकदमे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं। तो गड़बड़ है कहां? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे तो फटाफट जुड़िए, जोड़िए और शेयर करते चलिए। सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है, और नेहरू गार्डन हमारी जो चिर परिचित जगह है वहां से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। और आज की गर्मा गर्म बहस जो है ना, चुनावी दंगल है और जो महासंग्राम है, वो वाकई में संग्राम वाले होने वाला है। आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे और बहुत कुछ आपको मिलेगा
देखने को, सुनने को और जानने को। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबर है, वहां से मैं शुरुआत कर देता हूं। लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण में मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था और सभी ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। भाई दोनों पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट भी देखना और कांग्रेस की लिस्ट भी देखना, पता पड़ जाएगा आपको। सीएम भजनलाल शर्मा को भी स्टार प्रचारक माना गया है, उनको भी लिस्ट में शामिल किया गया है। आज जो मैंने अभी आपको बताया, प्रदेश से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि राजसमंद से जिनको कांग्रेस का टिकट दिया गया था, सुदर्शन सिंह रावत, उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया है। और एक बात और बताऊं, राजसमंद इलाके से ही एक कांग्रेस के बड़े नेता पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के हाईकमान को अंधेरे में रखा है। मैंने तो 1 महीने पहले ही, 2 महीने से तो वो चीन में थे, विदेश में थे, और उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था। लेकिन उनका यह कहना है कि कांग्रेस के ही किसी वरिष्ठ नेता ने हाईकमान को अंधेरे में रखा, उन तक हमारी सूचना नहीं पहुंचाई, वरना मैंने तो पहले ही चिट्ठी लिख करके मना कर दिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो 4 महीने पहले ही हार का मुंह देखा है। तो ये भी कुछ चौंकाने वाली चीजें आई हैं। और दूसरी तरफ गलत बयानबाजी और टिप्पणी को लेकर के अब इलेक्शन कमीशन भी सख्त हो गया है। ममता बनर्जी पर जो टिप्पणी की थी बीजेपी के नेता ने, उनको नोटिस थमा दिया गया है। वहीं कंगना रनौत को लेकर के जो टिप्पणी की गई थी, उनको भी नोटिस थमा दिया गया और 3 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है कि आपने किस थॉट ऑफ परसेप्शन के साथ में ये टिप्पणी की गई। तो इलेक्शन कमीशन भी है। शराब नीति केस में केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, अभिषेक मनु सिंह भी जो हैं वो पैरवी कर रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि साहब इनको छोड़ो, किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। और आज गर्मा गर्म बहस भी हुई है इसको लेकर के, 1.5 घंटे सुनवाई हुई है और उसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और फिर शाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कारण यह था, ईडी ने टाइम मांगा था, ईडी ने जवाब देने के लिए टाइम मांगा था और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक की डेट दे दी है। यानी अभी 2 अप्रैल तक कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा जेल में अरविंद केजरीवाल को, और 3 अप्रैल को इस मामले में वापस सुनवाई होगी। इसमें आंच बहुत लोगों तक पहुंचेगी और इसकी जद में बीजेपी भी आएगी। वो कहते ना, घर आपका भी महफूज नहीं है। इसमें जो सबसे पहला अभियुक्त तो पकड़ा गया था शरद रेड्डी, उसकी बयानबाजी जो है ना वो बड़ा मायने रखेगी, उसकी गवाही बहुत मायने रखेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा डोनर भी है, सबसे बड़ा दानदाता है बीजेपी का। क्या कहानी है उसके तथ्य निकालने पड़ेंगे। तो आंच जो है ना वो बीजेपी तक भी पहुंचेंगी, यानी घर आपका भी महफूज नहीं है जनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महाराष्ट्र में भी गठबंधन की स्थिति बड़ी खराब है। एनसीपी के नेता शरद पवार जो हैं वो रूठे हुए हैं, खफा हैं। उद्धव ठाकरे से खफा हैं, कांग्रेस से खफा हैं, जो लिस्ट जारी की है उसके बाद उनका ये बयान आया। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जमा के शेयर करना जम करके, क्योंकि बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है और बहुत सारे आपके सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा। एक बढ़िया खूबसूरत सी डिबेट होगी, स्वस्थ लेकिन। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बिहार से भी हालात कुछ और समाचार ऐसे ही आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी, उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव, उन्होंने कह दिया मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। अब बताओ बात बने तो बने कैसे? बीमा भारती को वहां से उम्मीदवार बना दिया और महागठबंधन इन्होंने बना लिया है। लेकिन आप देखोगे स्थिति क्या है महागठबंधन की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। बोले साहब गठबंधन के धर्म निभा रहे हैं तो फिर पंजाब में क्यों नहीं निभाया? टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं निभाया? तो अभी स्थिति उठापटक की बड़ी जबरदस्त चल रही है। तो बिहार से एक खबर आई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। एकमात्र उनके सांसद थे, वो उन्होंने भी आज भाजपा ज्वाइन कर ली। हाँ, ये पंजाब से खबर आई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे, एकमात्र सुशील रिंकू, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और हो सकता है उनको जल्दी टिकट भी दे दिया जाए, वो वहां से ताल ठोकेंगे। तो महागठबंधन की जो स्थिति है ना, क्योंकि कहते हैं ना जब किसी चीज का आगाज अच्छा ना हो तो फिर उसका अंजाम भी अच्छा नहीं हो सकता है। संयोजक नीतीश कुमार ही जब अलग हो गए तो फिर बचा क्या? तो बड़ी चुनौती पेश होगी, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त है, केंद्र सरकार आश्वस्त है, एनडीए का पूरा कुनबा आश्वस्त है और अब की बार 400 पार का नारा लेकर के हर जगह कैंपेनिंग चल रही है, चुनावी अभियान चल रहा है। आगे मैं बात बताऊं आपको
तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज एक बड़ा बयान दिया है और गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA उसको हटाने पर विचार चल रहा है। सेना को जल्दी ही वापस वहां से बुला लिया जाएगा और सितंबर तक हर हालत में विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवा दिए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के लिए भी एक सुखद खबर है कि वहां भी कम से कम लोकतंत्र की स्थापना होगी। जम्मू कश्मीर भी हमारे ही देश का हिस्सा है जो अब तक निर्वासित जीवन जीते आ रहे थे। तो एक बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का आया है। प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। ज्यादा खबरें आपको नहीं दूंगा, उसके बाद मैं मेहमानों को इन्वाइट करूंगा यहाँ पर। प्रदेश की अगर बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर के आला कमान ने भी अब सख्त रुख अपनाया है। जी हां, आला कमान ने, हाई कमान ने, कांग्रेस के ने यहां की जो आपको मैं बताऊं कि कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरमैन है रजनी पाटिल, उनसे सवाल जवाब किया है कि ये टिकट वापस क्यों हो रहे हैं, लोग चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाह रहे, टिकट देने के बावजूद भी टिकटों में अदला बदली क्यों हो रही है, किस आधार पर इनको टिकट दिया गया था, किस आधार पर इनका पैनल में नाम लिखा गया था। उन्होंने आज अपना जवाब पेश कर दिया और उन्होंने कहा कि स्टेट हेड यानी राज्य के जो मुखिया थे, राज्य की जो लीडरशिप थी, उनकी राय से ये फैसले किए गए थे और उसी आधार पर ये टिकट दिए गए थे। और एक बात और बताऊं, अंदर की जो हमारे पास खबर आई है, कांग्रेस का एक और कोई टिकट है वो भी पाला बदल सकता है। अभी शाम को आई है मेरे पास एक खबर, सुनील शर्मा जयपुर से, उनका टिकट चेंज करके प्रताप सिंह खाचरियावास को दे दिया गया। राजसमंद से सुधर सिंह रावत, उन्होंने अपना टिकट वापस लौटा दिया। एक और कैंडिडेट है जो बहुत जल्दी अपना टिकट वापस लौटा सकता है। ये हमारे पास खबर आई है। ना लौटाए तो अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, लेकिन अगर लौटाता है तो मुसीबतें बढ़ेंगी। ठीक है, और IPL का अगला मैच कल जयपुर में होने वाला है और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक अच्छी और अनूठी पहल की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, साथिन है, सुपरवाइजर हैं, CDPO हैं, उनको आज मुफ्त में टिकट बांटे गए हैं ताकि वो कल IPL का मैच देख सकें। यानी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छी पहल राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। और एक और बड़ी खबर है जो आम आदमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जुलाई से ना सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे बल्कि देश भर की जितनी भी ट्रेनें हैं, रेलगाड़ियां चल रही है, उन सबका शेड्यूल, उनका टाइम टेबल बदल दिया जाएगा। इसको लेकर के विचार किया जा रहा है। नई गाड़ियां कैसे दौड़ेंगी, किन किन ट्रैक पर दौड़ेंगी, नई गाड़ियों की स्पीड क्या होगी, इसको लेकर के मंथन होगा। नई ट्रेन और कौन कौन सी संचालित की जाएंगी, इनको लेकर के मंथन होगा। यानी मैं आपको बता देता हूं, 10 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक एक बड़ी बैठक होगी और उसमें रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो है मिलकर के जो तकनीकी टीम है वो इस पर विचार विमर्श करेगी और उसके बाद जुलाई से बहुत सारी ट्रेनों का टाइम टेबल बदल जाएगा, बहुत सारी ट्रेनों की स्पीड बदल जाएगी और बहुत सारे नए रूटों पर नई गाड़ियों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के विचार विमर्श भी किया जाएगा 10 से 12 अप्रैल के बीच में। तो ये आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है जो हमने आपको बताई है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। CM भजनलाल शर्मा आज पहले अलवर पहुंचे हैं, फिर उसके बाद में करौली में भी आए थे, जनसभा को संबोधित भी किया था। इंदु देवी जाटव ने जो आज नामांकन दाखिल किया था करौली सवाई माधोपुर से, उनकी जो नामांकन सभा थी उसमें वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा सचिन पायलट भी आज अपने जो खेमे के लोग हैं दौसा में वो गए थे मुरारीलाल मीणा के समर्थन में, और उन्हीं की गुटके हैं हरीश मीणा जो टोंक सवाई माधोपुर से ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दूसरे चरण का चुनाव है तो इसलिए हो सकता है उनके कैंपेनिंग में भी वो शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आपको ये नहीं लग रहा कि सचिन पायलट जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए था उतना नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ अपने गुट के जो लोग हैं ना उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाकी उन्होंने जिम्मेदारी दूसरे राज्य की संभाल ली है और वो उन्हीं पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और मैं एक एक करके उन तमाम मेहमानों को अब इनवाइट करता हूं। फटाफट आप लोग मेरे साथ जुड़ते चलें और जितना हो सके ना दबा करके शेयर करना। आज की जो चर्चा होगी ना, डिबेट होगी, वो गर्मा गर्म होगी क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर के ये पहली डिबेट है जो न्यूज़ 7 राजस्थान आपको दिखा रहा है। तो फटाफट जितना हो सके उतना दबा करके शेयर करना और मैं तमाम हमारे जो मेहमान हैं सम्मानित उनको भी अब इन्वाइट करूंगा। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं सबसे पहले वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं वेद प्रकाश मंगल जी, वो आए और हमें ज्वाइन करें। तो प्लीज आप लोग शेयर करते चलना और वेद प्रकाश जी को मैं इन्वाइट करूंगा कि सर आप आए और कांग्रेस के जो पहलू हैं तमाम पहलू उनको वेद प्रकाश जी हमारे साथ में
शेयर करेंगे। पहले भी कई बार डिबेट में आ चुके हैं और पहले भी बेबाक तरीके से अपनी राय, अपना पक्ष जो है वो रखते आ रहे हैं। दूसरी तरफ जिनको ये माना जाता है कि वो साहब सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी के एक तरीके से पुत्री मान लो, अडॉप्ट पुत्र, गोद लिए पुत्र, और हमेशा उनकी तस्वीरें अक्सर आप जौनापुरिया जी के साथ ही देखते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत हर्टली रिलेशन है दोनों के बीच में और बेबाक तरीके से वो भी अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। दर्शन सिंह गुर्जर जी युवा चेहरा हैं और बहुत कुछ यहाँ की राजनीति को समझते भी हैं और स्पेशली सबसे ज्यादा समझते हैं वो सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी को भी, तो इनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज को लेकर के बेबाक तरीके से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और पेशे से एडवोकेट भी हैं और जब बोलते हैं तो खुल करके बोलते हैं और सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अनिल दुबे जी। इससे पहले भी वो कई बार हमारी डिबेट में शामिल हुए हैं तो उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। अनिल जी आप इधर आए और ज्वाइन करें दर्शन भाई को। और आज हमारे विशेष मेहमान है जिनको हमने इन्वाइट किया है वो है हरगोविंद कटारिया जी। वो भी कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं, मैंने उनको टाइम दे दिया था, तो वो भी जल्दी यहाँ आएंगे और उनसे भी फिर हम बेबाक तरीके से बात करेंगे। तो हमारे पैनल में जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। आप लोग भी जम करके शेयर करना। और अब बात करेंगे एक गर्मा गर्म बहस पर कि लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था, जिनको नामांकन दाखिल करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन अब समस्या ये हो रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का महागठबंधन खड़ा हुआ, 26 दल 28 दल मिलकर के और चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं सबसे पहला सवाल तो बीजेपी के हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि आखिर जो सुनने में आ रहा है कि साहब क्या करें, केंद्र सरकार हमारी आजादी में खलल डाल रही है, हमारे अकाउंट बंद कर दिए, चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास में पैसा नहीं है, और दूसरी बात जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक एक करके जेल में अंदर डाला जा रहा है। तो ये इल्जाम कितना सही है, इसको लेकर के क्या जस्टिफाई कर पाएंगे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ में। तो उनसे सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि केंद्र सरकार कितना जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि एक एक करके तो आप मुख्यमंत्रियों को अगर अंदर डाल रहे हैं, अकाउंट अगर फ्रीज कर देंगे आप सबके, तो ये लोग चुनाव लड़ेंगे कैसे, और ये कौन सी तानाशाही है जिसको लेकर के लगातार मोदी सरकार पर और बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ 7 की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि लोकसभा चुनाव का आपने श्री गणेश, आज बुधवार है और आज हम भी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी टोंक सभा माधोपुर से जनता की आवाज पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश टीम ने जो टिकट दिया है लोकप्रिय प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी जो सांसद है वर्तमान में लगातार 10 साल से, आज हम भी त्रिनेत्र गणेश जी महाराज से आज मीटिंग करके आपकी डिबेट में आए हैं और बुधवार से ये डिबेट हो रही है, तो ये बहुत अच्छी डिबेट होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आप आरोप लगा रहे हो विपक्ष की ओर से जो गठबंधन हो रहा है कि भाई संस्थाओं का, ईडी का इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपने भ्रष्टाचार जब किया नहीं है, आपके घर में पैसे नहीं है तो रेड डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब रेड डल रही है, पैसे मिल रहे हैं, बेडों में नोटों की गड्डी मिल रही है, तो फिर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे होकर चिल्ला रहे हैं, ये है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मतलब दुरुपयोग नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल। अनिल सर, लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि साहब ईडी का भी दुरुपयोग कर रहे हो, तानाशाह हो गया, नरेंद्र मोदी ना किसी की सुन रहे हैं, अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं, अपने हिसाब से अकाउंट फ्रीज कर दिया आपने, तो कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे कैसे? देखिए सर, अभी राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की थी, इतनी बड़ी लंबी यात्रा शुरू हुई थी, अगर उनका अकाउंट फ्रीज होता तो उतना खर्चा कहां से आता चुनाव के लिए। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, केवल ये एक बहानेबाजी लगाती है मीडिया में चर्चा रहने के लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, पहले अपन बुलफेड लैम्प वाली कहानी पढ़ा करते थे कि आप 100 झूठ बोलो, झूठ बोलते जाओ तो एक बार वो सत्य साबित हो जाती है। केवल ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज होगा, आपको 2017-18 में आपको जो इनकम टैक्स बकाया था उसको जमा करा देते हैं, बाकी पैसा पूरा है उनके पास, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, केवल ये चर्चा में रहने के लिए उन्होंने बहाने लगाए। दूसरी बात यह है कि ईडी या वो सीबीआई या किसी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आपको मालूम हो, शिबू सोरेन, जयललिता, डीएमके मुख्यमंत्री और लालू यादव, एम करुणानिधि बीजेपी के शासनकाल में तो गए नहीं, वो ये गए तो कांग्रेस के शासनकाल में ही। और निश्चित तौर पर आज के जमाने, लेकिन यह है कि आज वर्तमान स्थिति में यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने वो काफी ईमानदार है, स्वच्छ छवि, आज तक कोई भी व्यक्तिगत तौर पर भी कोई भी पार्टी का आदमी, विदेश में भी, देश विदेश का कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को पर आरोप नहीं लगा सकता। तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अच्छा काम ये किया, जो संस्था है, निष्पक्ष संस्था है ईडी और सीबीआई, उनको फ्री हैंड छोड़ दिया।
अब चूंकि उनको फ्री हैंड छोड़ दिया तो वो निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भ्रष्ट है वो डर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं बनी थी, आम आदमी बनी थी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी। उन्होंने कहा था शीला दीक्षित जी को जेल में भेजना है, रावत भाटरे को जेल में भेजना है, सोनिया गांधी को जेल में भेजना, किसी बीजेपी के नेता का नाम नहीं लिया। आज जिनको जेल में भेज रहे थे, जिनके खिलाफ गाली दी, आज वही व्यक्ति कह रहे नहीं केजरीवाल जी को जेल में मत भेजो, केजरीवाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, केजरीवाल जी से लिंक करते हुए गोवा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमित केलकर को भी ईडी ने सम्मन जारी कर दिया। तो अब उनसे भी आमने सामने बैठा के पूछताछ होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब गोवा में चूंकि चुनाव, गोवा के कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा किया था लिंक कर उनसे शराब माफिया से, जब तार अगर गोवा से जुड़ रहे हैं, गोवा के अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है, ईडी के सामने जब पेश होंगे ना, तार से तार जोड़ेंगे। तो हम चूंकि केजरीवाल जी और क्या उन्होंने वो मैनेजमेंट किया था, अखबार वगैरह में, टीवी वगैरह में ऐड बहुत देते थे, इससे क्या उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट किया था। जब केजरीवाल जी बने थे तो उन्होंने बोला था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा। आज केजरीवाल जी ने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसलिए नहीं दिया है कि उनको मालूम है कि उनको 100 करोड़ का जो बंगला है ना वो खाली करना पड़ेगा। जो 100 बंगले में करोड़, जो 45 करोड़ का ये बनाया है, 10-10 लाख के वो शीशे लगवाए, पर्दे लगवाए, तो उनको खाली करना पड़ेगा। 100 करोड़ का बंगला खाली करना नहीं चाहते हैं, इसलिए केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दे रहे। इससे अच्छी नैतिकता तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाई दी, और उन्होंने पहले, उनको मालूम था मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। इसलिए मुझे मानना है कि आम आदमी पार्टी को, कांग्रेसियों को, और मैं तो मान रहा है कि कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी से जितना जल्दी हो सके ना उस भ्रष्टाचारी, हालांकि दोनों ही चोर चोर मोसरे भाई है, दोनों ही हवा में क्या है, ये लोग सब मिले हुए नंगे मिले हुए हैं। और मेरा मानना है कि जितने जल्दी हो सके, नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि आप जो भ्रष्टाचारी वो जेल में जाएगा, चाहे कोई भी हो। 65 साल शासन करने वाली एक पार्टी आज आखिर ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं। यूपी में बुआ और बबुआ दोनों ने मना कर दिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब से मना कर दिया, राहुल गांधी जहां जहां होकर के न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वहां से पत्ता साफ होता जा रहा है, आगे से वो निकलते जा रहे हैं, पीछे से लोग बीजेपी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक राइट टाइम है जब कांग्रेस को बैठ करके समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर कमी कहां रही? क्या हमने सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया या हमने कार्यकर्ताओं की कदर नहीं की? ऐसा नहीं है जी, क्या है कि पार्टी छोड़ करके कोई नहीं जा रहा, पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा। अच्छा, जैसे आपने अभी सवाल किया इनसे कि ईडी का और इनका जो है सीबीआई का एक खौफ है, तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है, लेकिन और सारे बीजेपी के ईमानदार हैं क्या? बीजेपी शासित राज्य के जो मुखिया हैं वो भी ईमानदार हैं क्या? तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या उनके खिलाफ भ्रष्टाचार? आरोप लगाओ ना, मना थोड़ी कर रखा है। आरोप लगाओ, आरोप तो लगा रहे हैं ना, उसकी सुनवाई कहाँ है? अगर इन्होंने कोई उंगली उठाई है तो उस पर कार्रवाई नहीं है, तो सुनवाई नहीं है। दूसरी, तो जो सत्ता किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में, बीजेपी के हाथ में। तो बीजेपी, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि साम दाम दंड भेद राजनीति में सारे किए जाते हैं। तो इस समय बीजेपी ने पूरे जो है वो हथकंडे अपना रखे कि कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को किस तरह से डिफेम किया जाए, किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उनकी जो कांग्रेस से जो वहां गए हैं बीजेपी में जा रहे हैं वो ईमानदार हो गए। हाँ, वो दूध के धुले हो जाते हैं, वो दूध के धुले हैं, सारे आरोप बढ़ जाते हैं, वो आरोप बढ़ गए उन पर। तो फिर उसको क्या मायने रखेंगे अपन? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो सत्ता की लड़ाई है और राजनीति है। ये राजनीति में कौन किस तरह से राजनीति खेलता है तो वो दाव पेच चल रहे हैं। अब कांग्रेस इसमें उलझ गई है और उसको गंभीरता से इसमें विचार भी कर रही है, लेकिन वो गंभीर लोग और बड़े लोग उनकी ना तो चली, वो रहे भी नहीं हो, मान लो। नहीं, सवाल वही है वेद प्रकाश सर कि एक पार्टी जिसने 65 साल शासन किया है ना, और ये नहीं है कि 10 साल में हिंदुस्तान में तरक्की हुई हो, 65 साल उनका भी इतिहास रहा है। आखिर वो पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रही है? वो पार्टी अपने आप में समीक्षा क्यों नहीं कर पा रही है कि हम गलत कहाँ हैं? दोनों बातें हैं ना। एक तो ये बातें है कि भाई जो है इनको मजबूर किया जा रहा, नहीं खौफ वाली बात देखो। दूसरा ये है कि जो आप चोर हैं तो डरेंगे, आप चोर ही नहीं है तो डरेंगे। चोर तो सभी है,
नहीं, आप ही हम मान में लो। सब नंगे हैं। हाँ, बट जो हम- नंगा है वही तो डरेगा धोती ना। के पीछे सब नंगे हैं, यूं कह लो उस चीज को, चाहे केजरीवाल ले लो, चाहे बीजेपी के ले लो, चाहे कांग्रेस के ले लो। नहीं, पर 10 काम- साल में बीजेपी पे तो नहीं कर काम पाए ना सबको करने साबित। पड़ते हैं चुनाव के लिए, कोच सबको इकट्ठा करना पड़ता है, चंदा सब लेते हैं, कौन नहीं करता? बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी के पास हाँ, अभी सबसे ज्यादा 466 करोड़ रुपए का सबसे जो ज्यादा पैसा वो उसके पास है। आया, उसका तो बैंक के पास हिसाब तक नहीं है कि वो कौन डाल गया, कैसे आ गया, कैसे नहीं आया, तो आज तक हिसाब नहीं दे रही। डोनर ही नहीं मिल रहे। हाँ, तो फिर उस पर कोई बोल रहा नहीं है। कौन बोल रहा है? किसी की हिम्मत है बोलने की? तो कहने का मतलब यह है कि आरोप प्रत्यारोप बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस में मंथन की जरूरत है। कांग्रेस में क्या है कि जो सच बोलते हैं ना, उनकी नहीं सुनी जा रही है, मान लीजिए भाई सच क्यों, कार्यकर्ताओं को एक तरीके से नेगलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा है, एक भगदड़ मचती है, हम्म, चाहे वो जानवरों की जब हो, जंगल में चाहे आग आदमी लगती की हो, है, तो तो भगदड़ जब मचती है ना, तो बहुत से जो है बड़े सीनियर नेता रोकते हैं कि भाई रुको, अरे हमारी सुन लो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। यूं कह लो उस चीज को। अब वो क्यों नहीं सुन रहे? कि सबको मरने का डर है, सबको अपना परिवार भी है, राजनीति तो है ही, अपना परिवार है, कुटुंब है, सारे है, उसको सब खत्म कर दे। जो उन्होंने पैदा किया है, ईमानदारी से भी किया होगा, तो वो भी खत्म हो रहा है इसमें। वो तो जद में सब आएंगे। वो तो सब जा रहा है ना, और वो लांछन लग रहा है और जेल में डाल दिए गए। खौफ कितना है? तो खौफ का वो डर, ये ईडी का खौफ इस वजह से लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा विद सर, कि आपको लग रहा है कि राहुल गांधी सही डायरेक्शन में चल रहे हैं? पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोग तो चुनावों में लगे हुए हैं, राहुल पार्टियां गांधी गठबंधन का- कर रही हैं, आप सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला नहीं कर पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा दोनों का उद्देश्य एक ही है कि आम नागरिक को, जनता को जागरूक करना और उन चीजों को बताना कि भाई इस तरह की राजनीति इस समय पर की जा रही है। कहने का तात्पर्य यही है, लेकिन अब उसको समझाने का तरीके की बात है ना। आप उस चीज को कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे आम पब्लिक में उसको शो कर सकते हैं, और किस तरह इन जो है, जो इनके खिलाफ या गलत ढंग से भी जो है शासन किया जा रहा है, तो उसको कैसे बता सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो उसमें कितनी कामयाबी मिल रही है, इसके ऊपर जो है सोशल मीडिया, जो मोदी की मीडिया है, वो हावी है। कहने का तात्पर्य यानी जांच एजेंसियों को मोदी ने कब्जे में ले लिया, मीडिया को मोदी ने कब्जे में ले लिया, देश को मोदी ने कब्जे में ले लिया, और विपक्ष में बैठा रखा है खौफ। और इसीलिए विपक्ष में भगदड़ मची हुई है, और वो छोड़ छोड़ करके कांग्रेस नेताओं के बारे में तो कोई आरोप लगा सकता है कि भाई नेताओं को, किसी को भ्रष्टाचारी को डरपा दिया, ये हो दिया। मीडिया को तो आप दबा नहीं सकते, मीडिया तो एक स्वतंत्र वो है। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, इससे बिल्कुल असहमत है। ये सिर्फ इनकी बौखलाहट है, घबराहट है, और चोरों की, जो चोर करता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, तो वो भड़क रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ना दुरुपयोग हुआ है। आज आप ये बताइए, 10 साल हो गए मोदी जी को। मोदी जी सरकार में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, किसी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बता दो आप। ये वेद प्रकाश मंगल जी बैठे कांग्रेस के, एक भी बता दो। वो कह रहे हैं साहब, जांच एजेंसियां जब इनकी है तो जांच करेगा कौन? ऐसा कुछ नहीं है, जांच एजेंसी ऐसी कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, ऐसी कुछ नहीं है। आपकी सरकार आ जाए, जब आप करा लेना, बाद में देखेंगे। बदलेगी तो पता चल जाएगा अपने सत्ता बदलेगी तो आंच आप तक भी पहुंचेगी। अनिल जी, ये ध्यान रखना, आप दुरुपयोग कर रहे हो ना, उस दुरुपयोग का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का दामन पाक है, क्योंकि जो ये ईडी की जांच हो रही है और जो ये शराब नीति घोटाला निकल करके आया है, इसमें आप तो वकील भी हैं, आपको पता होगा कि शरद रेड्डी जो सबसे पहले पकड़ा था, जिसको सरकारी गवाह बनाया था, वो सबसे बड़ा डोनर निकला बीजेपी का। तो आज तो वहां तक भी पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर के अनिल जी ये पक्ष रख रहे थे कि साहब 10 साल में, और जो दर्शन भाई कह रहे थे वो भी वही बात है कि 10 साल में ना किसी मंत्री पर, ना किसी राजस्व मंत्री पर, ना किसी कैबिनेट मंत्री पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया। राहुल गांधी के भाषण जो है ना, वो हमेशा वायरल हो जाते हैं, वो पता नहीं क्या कहते हैं, और फिर उनकी बातों का कुछ ना कुछ अलग अर्थ निकाल लिया जाता है। अब बात करते हैं वेद प्रकाश जी से कि वेद प्रकाश सर, अब ये तो कह रहे हैं कि साहब ना तो आप साबित कर पाए, ना कुछ कर पाए। एक बात मुझे बताइए, क्या 10 साल में मोदी सरकार ने चौंकाने वाले फैसले नहीं किए, बड़े फैसले नहीं किए?
जिनकी बहुत जरूरत थी, बहुत दरकार थी, लेकिन शायद 65 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई और 10 साल में वो कर दिया। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी लिए हैं जो जनता के विपरीत है और राजनीति के भी विपरीत थे, ये माना जाए। जैसे मतलब जो है किसी भी को टारगेट करके और उसको जो है बिल्कुल खत्म करना, समाप्त करना, ये मान लिया जाए कि भाई अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। पर वो अपने कर्मों से कर्मों की तो मैंने एक एविडेंस है हमारे पास में, एजेंसियां अपना काम कर्मों की तो एक ही बात बताई मैंने कि वो जांच एजेंसियों को, ईडी को बिल्कुल और मीडिया को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी तरह से शिकंजे में है। अब वो जो चाह रहे हैं ना वो हो रहा है। आप उस बात को जो है वो जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। काम मैं यो नहीं कह रहा कि वो भारत के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे काम को खत्म कर रहे हैं। हाँ, उनको जो है लोकतंत्र को वो जो है एक तरह से समेटते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा बेद सर, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के सामने आई थी जब कांग्रेस को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण भेजा गया था। आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप ही के कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया था कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था जिसको आपने खो दिया, क्या वो सही फैसला था जब कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं ने फैसला किया कि नहीं साहब, बीजेपी ने तो इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया और अब वहां नहीं जाएंगे, राम तो सबके? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो जो है निमंत्रण ही नहीं भेजा गया, नहीं भेजा था। जब मीडिया में जब ये वायरल हुआ कि भाई निमंत्रण नहीं पहुंच रहा किसी के पास, तब उन्होंने निमंत्रण भेज दिया। अब वो जरूरी नहीं है कि मोदी का प्रोग्राम जब वहां पर जो है ओपनिंग हो रही है, राम मंदिर की स्थापना हो रही है, तो उस समय जाए, 2 दिन पहले भी जा सकते हैं, प्रोग्राम मोदी प्रोग्राम मोदी का थोड़ी था। हाँ। प्रोग्राम तो राम जी का था, राम जी का सारी पार्टियां, सारे हीरो, सारे बॉलीवुड और उद्योगपति सब उसमें शामिल हुए। क्या उनमें सारे बीजेपी के थे? नहीं, बात बीजेपी की नहीं कह रहा हूँ ना मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी नहीं थी। आप सुनिए, जो राम में आस्था रखते थे वो सारे लोग गए, चाहे वो कांग्रेस ही थे। हाँ, गए ना। आपके कांग्रेस के बहुत सारे नेता गए। कौन नहीं गया? सोनिया नहीं गई, खड़गे साहब 1% खड़गे और सोनिया नहीं गए ना, वो नहीं जाना चाहते थे। अब बाद में चले जाएंगे या पहले चले गए होंगे या जब चले जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि मोदी के प्रोग्राम हो तभी वो जाए। नहीं, लेकिन उस चक्कर में आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे बाकी और कांग्रेसी और कांग्रेसी तो गए, लेकिन उस चक्कर में आपने बहुत सारे नेताओं को खो दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है, इनके प्रमोद कृष्णन ने काफी कुछ कहा था कि सोनिया जी को जाना चाहिए था। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर। और मेरा निजी मामला, मैं निजी राय भी मेरी यही है, कांग्रेस के सुप्रीमो को वहाँ उपस्थिति देनी चाहिए थी और आस्था, जो देश की आस्था है उसको नमन करना चाहिए था। और राम जी में तो सबका ही विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदू जाति से बिलोंग करते हैं तो जाना चाहिए था। तो कुछ फैसले गलत हुए? नहीं, अब वो उन्होंने डिसीजन था, उनका राजनीतिक उद्देश्य होगा उसमें। ये भी तो हो सकता है कि भाई इस समय हमको राजनीतिक दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। उनके जो है मंथन किया होगा, उनके सलाहकारों ने कोई ऐसी जो है रिपोर्ट दी होगी कि आपको इस समय नहीं जाना चाहिए, तो नहीं गए वो। चलिए, कुल मिलाकर के अगर विरोध के लिए विरोध किया जाए तो मेरे ख्याल से वो विरोध नहीं माना जाए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये ठीक बात नहीं है। बीजेपी आने वाले दिनों में राम मुद्दे को लेकर के चुनावों में जरूर जाएगी और इसको बनाने का प्रयास जरूर करेगी। जब राम सबके हैं तो क्या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा और इसका लाभ बीजेपी उठाएगी राम मुद्दे को लेकर के? अजय जी, शायद आपने आज न्यूज नहीं देखी क्योंकि आप वैसे मेरे ख्याल से बहुत अपडेट रहते हो। अभी मैं न्यूज देख रहा था, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत लेटेस्ट एक स्पीच आया, भाषण आया मथुरा में। उन्होंने बोला कि मथुरा की गलियां भी याद कर रही हैं और वो अपने पुराने रूप को याद कर रही है। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में मिशन मथुरा शुरू होने वाला है। मथुरा और काशी, मथुरा काशी का तो आपने देखी है। और मेरा मानना कि जो उन्होंने कहा कि ताको राम दारुन दुख दे ताकि मत पहले हर ले, अगर राम जी जिसको दुख देना चाहते हैं उनकी बुद्धि अपना पलट देते हैं। तो कांग्रेसों की बुद्धि पलट गई, वो नहीं जा पाए। यदि आज जाते तो कुछ मान लीजिए तुष्टिकरण के कारण उनको लगा कि अगर हम राम मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, तो हो सकता है हमारा एक विशेष वोट बैंक जो वो पलट जाए, खिसक जाए। एक राजनीतिक सोच है, लेकिन उनको मालूम है कि जब 85% 90% वोटों को आप राजनीति के मोहरे में लेकर आओगे 10% 15% वोटों के लिए, जबकि राजनीति धर्म में नहीं होनी चाहिए, भगवान के लिए नहीं होनी चाहिए, आस्था के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस
यहाँ पर जो है वो डिफीट इसीलिए खा रही है क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति का बचाव कर रही है जिन उस ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व मान रही है जो नेतृत्व के शायद मेरे ख्याल से इतने काबिल नहीं जितना, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर चीज को पकड़ते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर वो आपने देखो तमिलनाडु में गए ना तो एआई तकनीक का उन्होंने इस्तेमाल ऐसे किया कि तमिल में भाषण हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी खुद भाषण तमिल में दे रहे हैं, लिपसिंग वो कर रहे थे, एक एक शब्द बिल्कुल, मतलब तो ये मानना है, इनको मानना पड़ेगा कांग्रेस को कि हम ऐसे नेता का मुकाबला कर रहे हैं जो भाषण देने में, ईमानदारी में, बोलने में, हर चीज में बहुत आगे, जिसकी सोच बहुत आगे है। वो एक कदम सोचने की जगह, जब उन्होंने, आपको मालूम है आज तक चैनल वालों ने उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी मैं 2014 में 2019 की बात करते हैं, उन्होंने 2019 की बात नहीं कर रहे, 2047 की बात है, सोच समझ 2047 की, तो उस व्यक्ति की सोच अलग हटकर है, मेरा मानना है। दूसरा इसके अलावा आप देख लीजिएगा, अपन चूंकि अब चुनावों में बिल्कुल बच चुका है, सवाई माधोपुर टोंक से अपने जौनपुरिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हुए पूर्व सांसद हरीश मीणा जी को बनाया है कांग्रेस के पास। मेरा मानना है कि जो है, मुझे मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आसानी जीत जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मुकाबला यहाँ पर अगर थोड़ी सी ढील दे दिए तो टक्कर का मुकाबला तो वर्तमान में नहीं। एक बात है, आपकी जवाब से एक सवाल निकलता है कि आप कह रहे हो कि सब मथुरा काशी की बारी है, ये है वो है, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? क्या इस थेरेपी पे काम करना चाह रहे हो? इस देश में तो सारे धर्म के लोग रहते हैं। नहीं, तो क्या सिर्फ एक धर्म को लेकर के चलना चाहते हो? अगर देश की आबादी 85% अगर हिंदू की है तो देश को हिंदू राष्ट्र अगर बन भी जाए तो क्या परेशानी है? क्या अन्य देश अपने धर्म के आधार पर संचालित नहीं हो रहे क्या? अगर भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मेरा मानना है कि हमारे जीते जी अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। अब बात करते हैं, अभी हाल ही में जो टिकट अनाउंस हुआ है और बड़ी ऊहापोह की स्थिति चल रही थी, फीडबैक भी के तौर पर अगर लोग ये मानते हैं तो ये कहते हैं हाँ व्यवहारिक आदमी है, एक्टिव रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना ये उनका शगल रहा है और ये एक अपनापन उनका रहा है। लेकिन एक सांसद के लोग उनका कंपैरिजन करते हैं तो ये कहते हैं कि अरे साहब क्या सौगात दी, विकास के काम नहीं कर पाए। गंगापुर सिटी और हमारे आसपास का जो एरिया है गंगापुर सिटी की या भामनवास की हम बात कर लें तो लोग कहते हैं कि साहब यहाँ तो ढेला धूल का भी काम उन्होंने नहीं करवाया, यहाँ तो कोई सौगात उन्होंने नहीं दी है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने ऐसा क्या देखा, क्या सोचा कि एक बार फिर से तीसरी बार उनको मौका दिया। मीडिया के अगर थोड़ा परसेप्शन से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास ज्यादा खोने को कुछ था भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दूसरी बात यहां पड़ेगा जातीय फैक्टर काम, वो करेगा। एसटी की सीट पर, जनरल की सीट पर एसटी बाहुल्य कितने वोट हैं हमारे, गुजर समाज के हमारे कितने वोट आते हैं, इसके अलावा बीजेपी के परंपरागत वोट कितने हैं। और आजकल एक और सोच बन गई, क्योंकि हर चाहे विधायक को देख लो, आप सांसद को देख लो, वो एक ही बात जानता है कि साहब मुझे यहां से वोट मिले थे क्या, मैं यहां से जीता था क्या, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा है 2019 के साथ चुनावों में भी 13,000 वोटों से इस क्षेत्र से तो कम से कम वो पिछड़े ही थे, तो उतनी प्लस कभी वो रही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन पर बिलीव किया, उन पर भरोसा जताया और अब किस रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात 10 साल का जो फीडबैक है तो दर्शन जी से लोकसभा क्षेत्र की बताऊं या विशेषकर गंगापुर सिटी भावना? नहीं, आप पहले लोकसभा क्षेत्र की बताओ। पूरे लोकसभा का चुनाव है तो वही बताइए क्या क्या दिया। बोलो। गंगापुर सीट तो मस्त है। देखिए पत्रकार महोदय जी, आपने कहा कि टिकट को लेकर ऊहापोह की जो स्थिति थी, फर्स्ट लिस्ट 2 मार्च को आ गई थी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें 10 नाम राजस्थान से आए थे, 15 नाम रोक दिए थे। ठीक है, ये एक संगठन की परिपाटी होती है, संगठन का कार्य होता है, जो भी होता है। सेकंड जो लिस्ट आई राजस्थान की 7 नामों की, उसमें माननीय सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी का होली के दिन खुशखबरी मिली, और जो ये खुशखबरी मिली है पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और स्टेट लेवल की जो लीडरशिप है प्रदेश अध्यक्ष जी भजन लाल जी,
इनके नेतृत्व में एक सर्वे कराया गया, क्योंकि माननीय सांसद साहब का 10 साल का कार्यकाल है। 10 साल में कार्यकाल में होता है, एक परिवार में अपना मुखिया रहता है तो अपने बच्चे भी अपने पिताजी से नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल, भाई भाई भी असमंजस भी, भाई में भी किसी बात को लेकर असमंजस हो जाता है। तो कई तरह की बातें थी, तो उसको लेकर के कई लोगों में ये था कि भाई हम गए, आज आपके एक काम कर दिया, दूसरा नहीं हुआ तो आप मेरा ये काम नहीं किया। तो काफी बार ये चीजें हो जाती है, कार्यकर्ताओं के काम भी नहीं हो। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो कार्यकर्ताओं में ये था कि भाई हमारा ये काम बताया हमने सांसद साहब को, ये नहीं हुआ। तो कांग्रेस स्टेट में सरकार थी तो काफी काम नहीं भी हो पाए। और उस समय शायद वो भी मायूस रहे इस चीज को लेकर, इस चीज का उनको भी दुख है सांसद साहब को कि भाई एक तरह से काम नहीं होते, तो कार्यकर्ता को उनको भी वो लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास किया। सर्वे जो रिपोर्ट गई, जन जन की जो रिपोर्ट गई कि सुखबीर सिंह जौनप्रिया जी सहज सरल स्वभाव के धनी है, बेदाग उनकी छवि है। यस, विवाद में नहीं रहे 10 साल। बिल्कुल विवाद में नहीं रहे, ना संगठन में रहे, ना आपस की नेतागिरी में रहे, ना पार्टी में रहे, ना किसी लोकल राजनीति में आ भी रहे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो बात कर रहे हैं, काफी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि भाई ये इलेक्शन गुजर मीणाओं का इलेक्शन है। मैं कहना चाहता हूं भाई ये कोई गुजर मीणाओं का बिल्कुल तो इलेक्शन नहीं है, कोई जाति का इलेक्शन नहीं है। ये एक विकास का, सोच का और पार्टी का और एक विजन को लेकर विचारधारा का जो इलेक्शन है वो है। मैं जो लोग जातिवाद की अफवाह फैला रहे हैं उनसे एक पूछना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ा कांग्रेस का लीडर से लेके कोई मीणा समाज का जो कितना भी वो बन रहा है, अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनसे कहना चाहता हूं 10 साल में माननीय सांसद साहब ने किसी भी मीणा समाज के अधिकारी कर्मचारी, मैं कहता हूं 4th ग्रेड तक के कर्मचारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। जबकि होता ही है पॉलिटिक्स में कि भाई ये आ गया, इसको वहां ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया। माननीय सांसद साहब ने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक विजन को लेकर, भरे पूरे वो परिवार से हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया, जनता के आशीर्वाद से वो जीते हैं, जनता को वो भगवान मानकर गणेश की तरह सेवा कर रहे हैं। विकास की मैं बात करूं, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा दोनों क्षेत्रों की, टोंक की सबसे बड़ी मांग थी रेलवे की। नमो नारायण जी पहले 10 साल यहाँ से सांसद रहे, जो हरीश जी मीणा के बड़े भाई है, जो पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे जौनप्रिया जी के सामने। उन्होंने कहा टोंक रेल की सैंक्शन हो गई है और अब तो सिर्फ बजट आना बाकी है। हाँ, ये खबर खूब चली, ये खबर खूब चली थी। माननीय सांसद साहब 2015 में जब सेशन चालू हुआ तो उसमें उनको जब कॉपी आई तो क्या भाई इसमें बजट कोई सैंक्शन नहीं हुआ, तो माननीय सांसद साहब के पुतले तक जला दिए थे लोगों ने टोंक में। जो अकबर खान है, वहां का रेल लाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष, उसके नेतृत्व में पुतले जला दिए थे। तो माननीय सांसद साहब ने उनको बुलाया जौनप्रिया जी ने कि भैया आपकी बात क्या। उन्होंने कहा साहब रेल तो मंजूर हुई पड़ी थी, आपने बजट ही नहीं ला पाए, आपकी सरकार है। स्टेट में भी उस टाइम वसुंधरा जी थी और सेंटर में भी होते। तो माननीय सांसद साहब ने कहा भले आदमी एक तरफ 65 साल रहे, एक तरफ 65 दिन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए माननीय सांसद साहब और बात की। उस समय प्रभु जी, सुरेश प्रभु जी, हाँ, सुरेश प्रभु बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, वो रेल मंत्री थे। उनसे बात की उस टाइम, और उस टाइम 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए उसके लिए, अलॉटमेंट वगैरह लिए। सर्वे टीम आई, अलॉटमेंट वगैरह जो भी हुआ काम हुआ। उसके बाद में उस काम में काफी दिन लग गया। उसके बाद में सरकार बदल गई। तो रेलवे में एक नियम बना हुआ है कि 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कोई भी रेलवे अगर नई परियोजना कोई प्रोजेक्ट आता है सैंक्शन होती है तो। सरकार बदल गई, 2019 के इलेक्शन हुए, जौनप्रिया जी वो मुद्दा दोबारा उठा कि अब सांसद है। उन्होंने कहा कि ये है, माननीय पायलट साहब उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे, टोंक से डिप्टी सीएम थे, विधायक थे, अब भी वो विधायक है पायलट साहब। उन्होंने कहा मैं घोषणा पत्र में था कांग्रेस के कि हमारी सरकार आते ही हम सबसे पहले बजट देंगे टोंक के लिए। वो बजट आज तक 5 साल में दिया नहीं उस बजट। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के आशीर्वाद से, भजन लाल जी के सहयोग से, माननीय सांसद साहब के प्रयास से इस बजट में 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति बजट उसमें आ गया है। टोंक जो रेलवे है उसमें पूरे टोंक जिले के लिए ये सबसे बड़ी एक तो ये ऐतिहासिक सौगात उन्होंने दी है। दूसरी मैं बात करूं अपने सवाई माधोपुर जिले के लिए, अमीर वाला अमीर ब्रिज का अपन जाते थे, बहुत बड़ी सौगात थी, बहुत बड़ी सौगात थी। माननीय सांसद साहब ने संकल्प लिया था त्रिनेत्र गणेश जी की भूमि पर कि मैं जब तक साफा नहीं पहनूंगा, जब तक इसका बजट सैंक्शन नहीं हो जाता। 53 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन कराए। टोंक में गहलोत ब्रिज है जो टोडा रायसिंह और टोंक के कम से कम 125 गांवों को जोड़ता है। गहलोत ब्रिज 135 करोड़ रुपए उस पुलिया के लिए सेंटर से नितिन गडकरी जी से स्वीकृत कराए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे एकमात्र ऐसा हमारा सांसद है, हमारा क्षेत्र सौभाग्यशाली है जिसके दोनों जिलों में होके, इधर यहाँ से अपने लालसोट से आके बोड़ी से होके, कुस्तला से होके, पचेला से होके, टोंक के होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का जो ऐतिहासिक सौगात दी है। आज जो अपन जयपुर जाते हैं उतने टाइम में दिल्ली पहुंच जाते हैं। बिल्कुल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे अमरूदों की खेती होती है, उसकी अमरूद हमारे दिल्ली और मुंबई के लोग खाएंगे, बहुत फायदा होगा उससे। सबसे बड़ी सौगात ये।
सवाई माधोपुर स्टेशन पे काम हुआ, दोहरीकरण का काम हुआ जयपुर रेलवे लाइन का। गंगापुर सिटी की मैं बात करूं, विशेषकर गंगापुर सिटी बामणवास की मैं बात करता हूं। लोकल की बात करते हैं, जो हमारे सामने हरीश मीणा प्रत्याशी आए, इसके भाई वित्त राज्य मंत्री रहे। हरीश मीणा जी एक बार गलती से मोदी लहर पे सवार होकर के सांसद बन गए। हरीश मीणा जी से कहना चाहता हूँ, हरीश मीणा जी, मोदी जी का नाम और संगठन के आशीर्वाद से आप सांसद बन गए। अब आप मैदान में आए हो, आप विचारधारा से लड़ोगे, कार्यकर्ताओं से लड़ोगे। आपने मोदी जी के साथ धोखा किया, आपने विचारधारा का खून किया, और आप सिर्फ सत्ता के लिए छोड़ करके और 2018 में पार्टी बदल के चले गए, पाला बदल के। अब आपका पाला पला है, अब आप मैदान में आए हैं, आपको जनता जनार्दन जवाब देगी। दूसरी बात, गंगापुर सिटी और बामणवास के लिए दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन, दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन जो 1996-97 में स्वीकृत हुई थी। 28 साल हो गए सर, 28 साल का लंबा इंतजार कर रहे थे। इस नमो नारायण जी बामणवास के मूल निवासी है। जौनापुरिया जी पर आरोप लगाते हैं कि हरियाणा का है, ये है, बाहर का है ये। उस नमो नारायण के घर में होके रेल जो थी 28 साल का इंतजार पूरा किया। उस दिन आपकी टीम ने पूरे लाइव चलाया। अभी हमारा ये सपना साकार हुआ। इसके लिए माननीय सांसद साहब पिछले 10 साल से 2014 से लेकर 24 आ गया, 10 साल की उनका प्रयास लगा। 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट आया, इसमें काम हुआ, और आज वो ट्रेन, उस पर एक ट्रेन दौड़ी है। उम्मीद करते हैं आचार संहिता लगी है, बाद में ज्यादा भी एक्सप्रेस ट्रेन भी टरेगी, और उसके साथ इलेक्ट्रिक उसके भी ऑर्डर आ चुके हैं। बहुत अच्छा काम होगा। उसके अलावा गंगापुर सिटी, टोंक और सवाई माधोपुर, इन तीनों नगर परिषद क्षेत्र हैं दोनों जिलों में। इन तीनों जिलों में 200-200 करोड़ रुपए अमृत योजना में सैंक्शन कराए। सिवरेज वगैरह के सेंटर की बड़ी योजना थी, उसमें तीनों शहरों को शामिल कराया। टोंक और सवाई माधोपुर दोनों जिलों एकमात्र ऐसा सांसद है राजस्थान का जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उनसे विशेष अनुरोध करके, क्योंकि टोंक का मेडिकल कॉलेज लिस्ट में आ गया था, तो लोगों ने हल्ला उड़ा दिया कि भाई ये तो पायलट साहब डिप्टी सीएम है, उसने कराया, इसने कराया है। माननीय जौनप्रिया जी दोबारा मंत्री जी के पास गए कि साहब माधोपुर में भी होना चाहिए। लोगों में एक मतलब डिप्टी सीएम ने पत्र लिखा है, ये लिखा है, मीडिया में अब्बा चल गई। दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए। ईसरदा का बांध बौड़ी में, उसका भाई बीसलपुर का बांध हजारों वर्षों से है, जब से स्थापना हुई है, अपन देख रहे हैं जहां कितनी पीढ़ियों को, उसका पानी अजमेर, दौसा और जयपुर तक जाता है, बीसलपुर बांध का पानी। लेकिन बीसलपुर बांध का पानी लोकल जो गांव है उनमें नहीं मिल रहा था। माननीय सांसद साहब ने प्रयास किया, और पिछले 5 साल में 2014 से 18-19 तक का जो उनका कार्यकाल था, दोनों जगह सरकार थी, ट्यूनिंग थी, अधिकारी काम कर रहे थे, बहुत अच्छा उस पर काम किया, बहुत अच्छा उसको रेस्पॉन्स मिला। और 2019 के इलेक्शन में माननीय सांसद साहब को बहुत अच्छी देवली, उनियारा, निवाई, मालपुरा और टोंक, जिसमें तीनों विधायक हरीश मीणा कांग्रेस के थे, कांग्रेस के प्रशांत बैरवा, पायलट साहब, उसके बावजूद बढ़त मिली। और यहाँ से खंडार से बढ़त मिली। बाकी यहाँ 3 विधानसभाओं में जातिगत समीकरण जो भी है, विपक्ष थे, अनुकूल नहीं थे, माइनस में रहा, कम रुझान रहा, यहाँ पर माइनस रहा, कम कराया। विकास देखिए मंगल साहब, विकास की बात, यही माना जाए, विकास की उधर से जीते, उधर से जीते हैं। देखो विकास की बात बिल्कुल नहीं है। देखो विकास यह आज गंगापुर सिटी का स्टेशन है, इस पे 25 करोड़ रुपए से काम चल रहा है। ये तो 150 स्टेशनों पे सबको मिली है वो सौगात मिली है। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, जल योजना की सेंटर सांसद सेंटर का प्रतिनिधि होता है, बड़ी योजनाएं लाना, धरातल पर काम करना सांसद का ही, अमृत जल योजना ये सांसद का ही प्रयास होता है। अगर सांसद सोता है तो कोई ध्यान नहीं देता है, मंत्रियों के पीछे पहल करनी पड़ती है। रेल लाइन के लिए कितने आपके नमो नारायण मीणा जी ने क्यों नहीं कराई? हम पिक्चर में नहीं है, तो उसमें सदस्य थे। आपके नमो नारायण मीणा जी वित्त राज्य मंत्री रहे, क्यों रेल चालू नहीं करवाई? आप मुझे बताइए। अरे रेल तो बजट से चालू होती है, बजट गवर्नमेंट के पास। नहीं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये बता रहे थे, आप कितना कन्विंस करते हैं कि हाँ 10 साल में साहब इतने प्रयास इन्होंने किए हैं? ये सही बात है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, चाहे वो सांसद है या विधायक है, सबको ये लगता है कि अगर इस क्षेत्र से मुझे बजट वो वोट कम मिले हैं तो फिर बजट भी कम मिलेगा। ऐसा महसूस करते हैं। हाँ, उसका रीजन ये है कि इन्होंने यहाँ विकास पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ कोई बहुत बड़ी एक्वायरमेंट नहीं है जनता की, बहुत छोटे छोटे काम थे। धुंधेसर का विकास के लिए पैसा लगवा देना वो था है, BRGF वगैरह और गल्ले योजना चलती है, उनकी सड़क बनवाना, शौचालय बनवाना, कोई करवाया है क्या काम उन्होंने? 10-10 लाख रुपए शमशानों में, गाँव में दिया है, वो सौंदर्यीकरण के लिए दिया है। तो कितना दिया है उन्होंने? सांसद निधि से कितना? वो अपने उससे कोटे से दिया है। लेकिन गवर्नमेंट से क्या लाए वो? केंद्रीय गवर्नमेंट से क्या लाए? अमृत योजना आई है, अमृत जल, ये तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में हुआ।
और भी देशों में हुआ है, और अमृत जल पूरे राजस्थान में नहीं चल रही है क्या? राजस्थान के बहुत सारे नगर, कैसी बात कर रहे हो आप? और 150 स्टेशनों को शामिल किया है पूरे हिंदुस्तान से। एक पॉइंट निकल करके जो सामने आया कि वो वक्त क्या था जब बीजेपी से टिकट के चुनाव लड़कर के सांसद बने हरीश मीणा, अचानक पाला बदल दिया, कांग्रेस में चले गए, 2 बार विधायक बन गए। अब सोचिए इन चीजों पर फिर लोग बिलीव कैसे करें, भरोसा कैसे करें? ये है जी के जैसे ये तो महत्वपूर्ण होगी ना। पीआर मीणा विधायक बने और वो दूसरे पाले में रहे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, गुटबाजी अलग चीज है, पार्टी बदल देना अलग चीज है। पार्टी बदलने को उनको, जिस पार्टी ने आपको अस्तित्व दिया, जिसने सांसद बनाया, आमंत्रित किया किसी ने, और वो जो है वापस कांग्रेस में चले गए। और रहा सवाल विकास के पैसे की बात जो है, तो जब कांग्रेस के उस समय जो है 50 करोड़ 40 करोड़ या 60 करोड़ रुपए ऐसे टुकड़ों में जो है जैसे रेल दौसा रेल लाइन को देती थी, तो हम विरोध भी करते थे कि साहब 400 करोड़ की योजना है, 400 से 800 की, थोड़ा सा पैसा। लेकिन उसके बाद ये निश्चित है कि मोदी ने जब से सत्ता संभाली है 2014 से, 2014 के बाद उसने सारा टैक्स का उसका एकीकरण किया, और उसको यूटिलाइज किया, और इस तरह से वसूला है उन्होंने जीएसटी के माध्यम से या किस तरह से, जो मेरा मानना खुद का है कि 60-65 साल में उतना कलेक्शन नहीं हुआ जो 10 साल में। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी। अब जब अपने पास पैसा आएगा तो विकास तो पैसे से ही होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने विकास कराया है, और इसकी सराहना आम जनता ने भी की है। कोई पार्टी लेवल पे बात नहीं कर रहा मैं, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के बात कर रहा हूँ कि जो विकास तो बोलता है, विकास बोलता है, तो पैसा आएगा तो विकास होगा। एक ही है, उन्होंने 400 का सिलेंडर कांग्रेस में था और 400 से 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप देखो कहाँ पर पहुंचा दिया, फिर भी लोगों ने उप तक नहीं करी। आप ये माने, अब 100 रुपए लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने घटा दिए, थोड़ी सी राजनीति स्टंट होता है, वो अलग बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य, मुझे पक्की सड़क पे चलना है तो मैं 50 रुपए महीने देने के लिए तैयार हूँ, नगर परिषद को देने को तैयार हूँ। अगर वो ये कहे कि भाई हम तो टैक्स के रूप में आपसे 50 रुपए महीने लेंगे, प्रत्येक परिवार से लेंगे, 500 रुपए महीने लेंगे, वो भी देने को तैयार है। हचकोले तो नहीं खाएंगे। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य सुविधा तो मिलेगी। तो ये काम मोदी के समय पे उन्होंने एक कड़ा दृढ़ निश्चय किया और पैसे को कलेक्ट किया, पैसा इकट्ठा करके और उसका कलेक्शन करके और उसका विकास कराया। कुल मिलाकर के अगर मेरे दुश्मन भी मेरी तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है कुछ हुआ तो है ना, और वो चीजें हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बहुत अच्छा काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रॉन्ग डिसीजन बहुत हुए हैं। स्थानीय लेवल पर अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको शायद कभी छुआ ही नहीं गया है स्थानीय सांसद के द्वारा। 10 साल निकल गए, हो सकता है आपको मैं बता देता हूं 10 साल में बजरी खनन को लेकर के स्थिति कभी भी क्लियर नहीं हो पाई। टोंक उनके अंडर में आता है, सवाई माधोपुर उनके अंदर में आता है, और ये दोनों ही जिले ऐसे हैं जिनमें बजरी खनन सबसे बड़ा मुद्दा रही है। सरकार ने कब नीलामी कर दी, सरकार ने कब बजरी खनन चालू कर दिया, कब सरकार ने बंद कर दिया, पता नहीं चला। आम आदमी पिसता रहा और बजरी को लेकर के माफिया बन गए सर, माफिया पैदा हो गए। ये बजरी वाले लोग माफिया नहीं थे, ये आम किसान थे, मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अपना रोजगार चलाते थे और पैसा कमाते थे। इनको धीरे धीरे इसी राजनीति ने माफिया बना दिया। लेकिन इसको लेकर के मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी 8-10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन मैंने भी कहीं ये नहीं सुना कि कभी इसको लेकर के गंभीरता से कोई बात सांसद महोदय ने रखी हो, या इसको लेकर के कोई आंदोलन। जब कोई आंदोलन किया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया, सड़कों पर उतरे बजरी को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उतरे, लेकिन कभी भी सांसद जौनपुरिया के माध्यम से इस मैटर को कभी नहीं उठाया गया। कारण क्या रहा? देखिए पत्रकार महोदय, जो आपने कहा बजरी खनन का, मेरे जहां तक मुझे नॉलेज है, पिछले जो वसुंधरा जी की सरकार थी उस टाइम बजरी की इतनी ज्यादा नहीं थी। लास्ट की 2018 तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद रोक लगा दी सरकार थी। 2018 के बाद में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, जो माफिया गैंग आप कह रहे हो वो हो गया। माननीय सांसद साहब के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि जहां उन्होंने मीटिंग जिला लेवल पर, जो दिशा की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होते हैं उसके वो अध्यक्ष रहते हैं, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है, एक बार नहीं सैकड़ों बार, काफी बार मीटिंग हो रही है। लेकिन होता क्या है, स्टेट लेवल में जो अधिकारी होते हैं उनके जूं तक नहीं रहेंगी, और इस चीज को लेकर उन्होंने काफी बार मीडिया में नाराजगी जाहिर की। दूसरी बात आप कह रहे हो पब्लिक के साथ आंदोलन करने की, पब्लिक के साथ आंदोलन करने का यह है कि जैसे टोंक में बजरी खनन हो रहा है, अपने माधोपुर में बनासी नदी में बजरी खनन हो रहा है, लेकिन उसमें जैसे बजरी माफियाओं के साथ लोकल लोग भी जुड़े हुए हैं।
हाँ, ये तो स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक। लोकल लोग जैसे कोई ऊंट गाड़ी, प्रशासन की सपोर्ट मिलती है, ऊंट गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ऊंट गाड़ी, जैसे टोंक साइड में बजरी जाता है, ऊंट गाड़ियों में जाती थी, वहां से मैं देखता था। माधोपुर में अपने बजरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जाती थी, तो लोकल आसपास के गांव के लोग रहते थे, वही उनमें कनेक्टिविटी रहते थे। तो काफी बार ऐसा भी माननीय सांसद साहब ने काफी बार अधिकारियों से भी कहा कि भाई इसको आप या तो रोको। उन्होंने कहा साहब हम रोक रहे हैं, बता रहे हैं। सरकार, एक तो सरकार का सपोर्ट नहीं था पिछले 5 साल, क्लियर बात तो मैं ये बता रहा हूँ, 5 साल का सरकार नहीं था। दूसरी बात, माननीय सांसद साहब ने ये सोचा कि वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से किसी 1000 आदमी की, 100 आदमी किसी की रोजी रोटी छिन जाए। हाँ, ये चीज हम मानते हैं कि महंगी है। आज 3-4 हजार की ट्रॉली बजरी की, जो 12-12 हजार की, 11-11 हजार की आ रही है हर बार को, हर बार को महंगी पड़ रही है, हर बार को इसको दुख है। लेकिन अब अभी महीने में, फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से माननीय सांसद साहब मिले थे, मैं भी उस साथ था, तो प्रतिनिधि मंडल था, कन्हैया लाल चौधरी जी जो पीएचडी मंत्री वगैरह सभी थे यहाँ से इधर से। उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद में इसको लेकर एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी और अलग से एक लीज का निर्धारण वगैरह करना। और ये जो बड़े माफिया है, नाम जो उनका चल रहा है दोनों गहलोत जी के टाइम, वो तो उन सबको करके जो जमीनी स्तर पे जो अच्छी रियायत पे सरकार को टैक्स भी दे, आम आदमी को नुकसान भी नहीं हो, रेवेन्यू भी जनरेट हो सरकार को, तो उस आधार पे वो पॉलिसी के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। चलिए, अब आने वाले चुनावों को लेकर के कितनी कमर कस चुके हैं, क्या कुछ विजन रहेगा? और वो कहते हैं ना, क्योंकि एक नारा बड़ा तेजी से गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और अनिल जी अभिभाषक भी हैं, वकील भी हैं साहब, तो जिरह करना भी अच्छे से आता है, बहस करना भी अच्छे से आता है, तथ्यात्मक चीजों पर लड़ते हैं। खौफ पैदा करके राजनीति में जो है मोदी साहब कहीं ना कहीं अपना सप्पा जमा रहे हैं। लेकिन अब 2024 की जो बुनियाद है, 2024 की जो तैयारी है, वो कितनी है? आप लोग कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? कहीं ये घमंड तो नहीं विपक्ष कह रहा है कि साहब घमंड है कि साहब अब की बार 400 पार, ऐसे कैसे 400 पार हो जाओगे? और 370 का टारगेट तो खुद मोदी ने दे दिया कि साहब 370 तो बीजेपी की आएगी ही आएगी, इसके अलावा एनडीए जो है वो 400 पार पहुंचेगा। देखिए अजय जी, निश्चित तौर पर क्या है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए पहले योजना बनानी पड़ती है। मैं भी मेरी क्या है कि मैं सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहता हूँ। मैं एक न्यूज चैनल पे चलती है ना, वो न्यूज देखता रहता हूँ। तो मैं अभी जी न्यूज जब देख रहा था, आपके आने से पहले 6:30-7 बजे की न्यूज देख रहा था। उसमें न्यूज में आ रही थी कि बीजेपी ने 1 लाख दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता उनको लेने का वो संकल्प लिया। 80,000 तो आ चुके, 20,000 और बच रहे। अच्छा, उनको तोड़ करके अपने में शामिल करना। जी न्यूज में देख रहा था, ईमानदार की बात है। नहीं, हमारी योजना है, कॉन्फिडेंस हमारी योजना है। खुद कह रहे हैं कि शाम दाम दंड भेद सब चलता है। भाई हमारी योजना है कि अच्छे लोगों को हम जोड़े, जो जिनका कांग्रेस में दम घुट रहा है, अच्छे चोर डोर कोई भी हो, जिस प्रकार अजय जी, और सब अच्छे हो गए। अजय जी ईमानदारी की बात यह है कि आपने देखा वेद प्रकाश मंगल जी को, आपने देखोगा कि पिछली जब अपने विधायक साहब थे रामकेश जी, तब भी इनका कांग्रेस में दम घुट रहा था, कोई काम नहीं करवा पा रहे थे। तो मेरा मानना है कि जिन व्यक्तियों को कांग्रेस में दम घुट रहा है, जिन व्यक्ति का दम घुट रहा है, मान लो किसी कारण, तो उनको स्वागत है भाई। आप मान लो भगवान राम को जय नहीं बोल पा रहे, आप अपने सनातनीय होने के बाद सनातन होने आपको प्रमाण देना पड़ रहा है, तो आपका आखिर में आप आत्मा तो आपकी, आज मान लीजिए केजरीवाल जी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, अब गलत व्यक्ति का सपोर्ट करोगे। वेद जी को कांग्रेस से हटा करके बीजेपी में लाने की तैयारी नहीं, वेद प्रकाश जी जैसा अगर अच्छा व्यक्ति, संजीदा व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आते, तो मेरा मानना है कि अच्छे व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए, सम्मान है। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में आप आए, स्वागत है इनका, वेद प्रकाश जी का। क्योंकि ये वेद प्रकाश जी क्या है कि एक बात मानिएगा कि कांग्रेस में इनको सम्मान नहीं है। कांग्रेस में आप ये देखिए हाशिए पे उनको रख दिया, मेरा मानना है। दूसरी बात है कि एक योजना बनाने के नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा, आप बीच में हमारे बोल रहे थे, लक्ष्य मेरा मानना है, मैं सपने में नहीं जीता, क्योंकि मैं 3 बार अध्यक्ष रहा हूं। चुनाव लड़ने के लिए योजना बनानी पड़ती है, एक व्यक्ति से जोड़ना। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य, तो हम 400 से ज्यादा पार कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमको, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल भी घमंड में नहीं रहना है। क्योंकि समय वोटों में हार जीत कई बार कुछ परसेंटेज से होती है। पिछली बार कर्नाटक में बीजेपी के वोट ज्यादा आए थे, सरकार कांग्रेस की बन गई थी। इसलिए मेरा मानना है कि आपको चुनावों में अहंकार में तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जीता है, लेकिन कांग्रेसी लोग अहंकार में रहते हैं, उनको अहंकार त्यागना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा पिछली बार कांग्रेस एक घर से चल रही थी। कांग्रेस जबकि वो व्यक्ति निर्दलीय जीता था, कांग्रेस उनके घर से चल रही थी।
तो कांग्रेस खत्म होनी थी, स्वतः खत्म होनी थी। कांग्रेस के कोई मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष कौन बन रहा है? निर्दलीय विधायक निर्णय कर रहे थे कि ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा, जबकि वो निर्दलीय चुनाव जीते थे, कांग्रेस में नहीं थे। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में ये संभावनाएं नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को, कार्यकर्ता को कोई दूसरा व्यक्ति करे। आज मैं कार्यकर्ता हूं, मैं हमारे सांसद महोदय से भी कह सकता हूं कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, हम उनसे मुंह पे कर सकते, भरी मीटिंग में तो है। हम भरी मीटिंग में मैंने सर, मैं आपको बताऊंगा, एक बार मीटिंग चली थी बनविलास होटल में, मैं 4-5 मिनिस्टरों से एक बात बोली थी, आपने एसटी को दिया, एससी को दिया, ओबीसी को दिया, आपने जनरल को क्या दिया आज तक? तो अरुण चतुर्वेदी जी से मेरा डिस्कशन हुआ था उस समय। तो आपको हमारे भारतीय जनता पार्टी में बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं। आज भी मेरा मानना है कि जौनपुरिया जी, आज आप फोन करोगे, आप देखिए सबसे अच्छी चीज, आप फोन करो, जौनपुरिया जी खुद फोन उठाएंगे, उनका पीए फोन नहीं उठाएगा, ये बहुत बड़ी अच्छा ही बात है। जौनपुरिया जी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे आदमी है, और मेरा फिर भी मानना ये है, ये दर्शन जी को भी चाहे वो कि थोड़ा वो टोंक और गंगापुर को भी उतना ही प्रेम करें। मैंने उनसे कहा भी था कि आप गंगापुर में नहीं आते तो छोड़ दो, नहीं, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने एक बात बोली थी, यार मैं क्या करूं, गंगापुर किस कारण से नहीं आ पा रहा हूं ये आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अब वो जिस कारण से नहीं आ रहे शायद वो समस्या नहीं है। अब मेरा मानना है कि गंगापुर सिटी में आए, गंगापुर सिटी के व्यक्ति को सम्मान करें, कार्यकर्ताओं को नहीं, चुनाव जीतने के बाद में भी वो गंगापुर से लगाव रखेंगे। गंगापुर सिटी के जनता आपको दिल से चाहती है, आपको 68,000 70,000 वोट देती है, बहुत ज्यादा वोट देती है, ऐसा नहीं है। अब चूंकि जातिगत समीकरण ऐसे होते तो हारना जीतना 100 वोट 200 वोटों से आप आगे पीछे, लेकिन हो सकता है आपकी बार आप अच्छे वोटों से ऐसे जीते। फिर भी मेरा मानना है कि टोंक की जनता और गंगापुर की जनता समान है, आप गंगापुर पर भी ध्यान दीजिएगा। और मेरा दूसरा एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी हमारे राजनीति में है उनको ये ध्यान रखना है, जो राजनीति में आम जनता है, कि चुनाव में जब वोट लड़ रहे हैं तो उनको केवल ध्यान देना जौनपुरिया जी के ऊपर, उनको नहीं देखनी, इनको ये शब्द नहीं बोलने कि वहां से पहला गुंजल जीतेगा, फलानी जगह दामोदर गुजर जीतेगा। मेरा मानना यह है कि चुनावों में एक शब्द है ना भारी पड़ जाता है। मेरे अगर अपन टारगेट माधोपुर है, टोंक माधोपुर है, तो अपन टोंक माधोपुर पर ही ध्यान देना है। दर्शन भाई, क्या तैयारियां हैं? और अब लगातार कैंपेनिंग शुरुआत भी कर दी है, आज बड़ी मीटिंग भी हुई है, कल जौनपुरिया जी गंगापुर भी आ रहे हैं, यहाँ भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, एक जो सिनेरियो है, एक विजन है वो बनाया जाएगा, पूरा खाका तैयार किया जाएगा। अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और किस एजेंडे को लेकर के अब वो चल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, तैयारियां चालू हो चुकी है, श्री गणेश हो चुका है, आज से मीटिंग हो चुकी है रणथंभौर रोड पे, अनंता होटल में अभी मीटिंग हुई, और कल का माननीय सांसद साहब का सुबह कर्मानंद जी महाराज के, उसके बाद में बौड़ी 11 बजे बौड़ी, 1 बजे पिपड़ाई बावनवास की मीटिंग है, और 3 बजे अपने गंगापुर सिटी में चारों मंडलों की, शहर, ग्रामीण, वजीरपुर, तलावड़ा, विजय पैलेस में 3 बजे कार्यक्रम रखा है। उसके बाद में अलग अलग सामाजिक लोगों से, प्रबुद्धजन सामाजिक संगठनों से मिलने का कार्यक्रम है। कैंपेनिंग चालू हो गई है। कैंपेनिंग में मुद्दा यही है, पिछले 10 साल में जो उन्होंने विकास के काम कराए, एक तो मुद्दा वो है, दूसरा मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी के जो विकास के विजन है, मोदी के जो लक्ष्य 2047 विकसित भारत का, उसको लेकर केंद्र सरकार की जो योजना है, हर घर तक केंद्र सरकार की योजना पहुंची है। आज मैं कह सकता हूं कि कई बार अपन भी ये कह देते हैं कि गंगापुर में माननीय सांसद साहब ने ये बजट नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, 2000, मैं खुले मन से कह रहा हूं, आज मैंने आज तक नहीं कहा, 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में माननीय सांसद साहब ने ऐसी ऐसी गली, गंगापुर सिटी के ऐसे ऐसे वार्ड पार्षद और गली मोहल्ले, शहर, ग्रामीण, ढाणी, जहां पर बजट दिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी माननीय सांसद साहब की ये रही है। मैं खुले मन से ये कह रहा हूं कि माननीय सांसद साहब ने कि भैया आप ही कराना उद्घाटन, मैं रियलिटी हाईलाइट नहीं हुए, मैं बिल्कुल मीडिया के सामने बिल्कुल कदर रियलिटी सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल घर की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरा इस पट्टिका में नाम लिखना चाहिए, उद्घाटन में मैं मुख्य अतिथि रहूं, इस बैनर पे मेरा फोटो लगाओ, भैया जो भी बात तो सही है, ये तो हम भी मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज तक मैंने ये इतनी बड़ी बात मैंने बिल्कुल घर की बात में बिल्कुल मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जनता के सामने। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बड़ा बनूं, ये मैंने काम दिया, ये दिया। लोकल जो जनप्रतिनिधि है, चेयरमैन हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, जो भी हो, भैया आप पिता काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, बजट ले जाओ, आपका ही काम है, बजट है, काम कर दो। लेकिन
रामकेश जी से कटवाएगा? नहीं, रामकेश जी से क्यों कटवाएं? हमारी पार्टी के लोगों से कटवाएं। हमारी पार्टी के विधायक है रामकेश जी ने कोई काम किया होता तो फीता कटवाते। हमारे विधायक रहे ना 2013 से 18 तक हमारा विधायक रहा है, बीजेपी से विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, प्रत्याशी रहे, चेयरमैन हमारा रहा है, संगीता बोहरा जी रही है, शिवरतन जी है, प्रधान जी है। जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टी के लोगों कर रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ वो नहीं आए तो काफी बार क्या होता है, जैसे आपके मोहल्ले में कोई काम दे दिया 5 लाख रुपए का, अब उसमें अब लोग फिता काट दिया तो उसमें अरे यार ये तो यहाँ से ही बना होगा, लोकल लोगों की जब तक मिल रही। अब माननीय सांसद साहब उस गली में मोहल्ले में पहुंच जाए तो अरे यार सांसद साहब ने ये रोड दी है, तो लोगों को ये हो जाता है। तो इस चीज को ऑफ नहीं किया, शो ऑफ नहीं किया, बाकी काम सब जगह किया है। दूसरी बात आप कह रहे हो गंगापुर सिटी पर वो शो तो करना ही शो करना पड़ेगा। गंगापुर सिटी को लेकर के अब जिला बन गया गंगापुर सिटी। और मैं आपको जिम्मेदारी ज्यादा मैं आपको एक मीडिया के सामने बिल्कुल माननीय सांसद साहब के दिल की बात करता हूँ। माननीय सांसद साहब ने ये कहा है चुनाव के बाद में यहाँ एक कार्यालय बनेगा, ऑफिस बनेगा, उस पे यहाँ पर सांसद साहब का कर्मचारी रहेगा। आम जन की वेदना प्रतिवेदना सुनने के लिए, उनके निराकरण के लिए यहाँ पर उनका प्रतिनिधि नियुक्त रहेगा और वो हमेशा अधिकारी और आम जन के बीच ट्यूनिंग रहेगा। माननीय सांसद साहब के यहाँ प्रवास भी ज्यादा रहेंगे। ये जिला हेडक्वार्टर हो गया है। पहले तहसील थी, गंगापुर सिटी एक तहसील थी, माधोपुर जिला मुख्यालय थे, वो माधोपुर सर्किट हाउस रुकते थे, वहां से अधिकारियों से कन्वेंस करते थे। लेकिन अब वो यहाँ भी टाइम देंगे प्रॉपर, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और जनता जनार्दन माननीय सांसद साहब ने कभी भी, आज इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं मंच से, खुले मन से, आज वो गुर्जर जाति से आते हैं, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी जगह किसी जातिवाद का वो किया हो। दूसरी बात, साफ छवि के नेक दिल इंसान है, उसके घर में लहसुन प्याज का छौंकड़ तक नहीं लगता। इतने शुद्ध सात्विक आदमी है, इतने अमीर रईस होने के बावजूद भी, और पूरे सनातन धर्म के है, जेब से पैसे खर्च करके वो करने वाले। आज मैं खुली मन से कह रहा हूं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि माननीय सांसद साहब या उसके किसी व्यक्ति को या किसी जो भी सहयोगी है या कोई जो भी साथ रहते हैं, हम रहते हैं, कोई आदमी नहीं कह सकता किसी आदमी ने किसी काम के सरपंच, प्रधान, चेयरमैन, पार्षद या कोई ट्रांसफर, कोई आदमी नहीं कह सकता किसी से 1 पैसे का रुपये दागी ले लिया। उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर ही जो उहापोखी स्थिति थी, वो काम, उनकी ईमानदार छवि और जनता का फीडबैक वो मिला है, और इसीलिए हैट्रिक के साथ उनको टिकट मोदी जी ने दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो जीतेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हो हरीश जी के लिए? क्योंकि जनाब आपकी दुकान में सामान कितना है वो भी बताओ। ये तो मुझे लग रहा है बीजेपी में भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी बुरी थोड़ी है, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ विचारधारा की तो ही। हाँ, और मैं आपको बता दूं, बड़ी चुनौती मान, मैं आपको बता दूं, पूरे राजस्थान में ये 25 सीट और 400 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत टक्कर का है। ठीक है। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि पूरे देश में माइनॉरिटी के लोग जो क्षेत्रीय दलों में बढ़ जाते थे, वो कांग्रेस को वोट करेंगे इस बार। बिल्कुल, वो तो ये मेरा नहीं, हमेशा नहीं करते। परंपरागत वोट नहीं है, क्षेत्रीय दलों में वो वोट बढ़ जाते थे। आप समझ रहे नहीं है। विधानसभा मेरे ख्याल से तीसरे से नहीं, राजस्थान के नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। और राजस्थान की भी यही स्थिति है, मतलब उस वोटर्स कम्युनिटी के लिए तो खास तौर से। दूसरा ये है कि जैसे 25 सीट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी जीत में रहेगी, लेकिन सीट 25 नहीं आएंगी। आप बता दीजिए। और खास तौर से मैं बता रहा हूँ ना, खास तौर से टोंक सवाई माधोपुर के लिए तो आप निश्चित तो रहना, बहुत तगड़ी चुनौती है। आप इस बात को मान के चलना, टक्कर कांटे की है। अब कौन पलड़ा कौन का भारी रहेगा इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, एक बात दूसरा ये है कि पार्टियों से सामान्य वर्ग के लोग कितना किस पार्टी से रुख करेंगे, हाँ, ये अलग बात है। और उन जो है कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। क्यों कि सामान्य वर्ग की सीट पर आरक्षित व्यक्तियों को भी टिकट दिया जाता है, चाहे यहाँ ले लो, टोंक सवाई माधोपुर ले लो। अरे तो आपकी वहां ले लो ना, दौसा में। दौसा में क्या किया आपने? तो ये चीज छोड़ियो कि हम नहीं करते हैं। समीकरण ये चीजों को छोड़िए आप। वो तो पार्टी कोई सी भी नौतलो, सब एक पार्टी एक है उस मामले में। ब्राह्मण बढ़िए और गुजरों के लिए तो हम कह नहीं रहे इस चीज को। गुजर तो सामान्य में ही आएगा। ये भी मानना है, जनता भी इस बात को सुन रही होगी कि जनरल में शायद हम कोई बड़े और कद्दावर नेता पैदा ही नहीं कर पाए। डिबेट को ये भी एक कड़ा सच्चाई स्वीकार करो यार। क्या
यहाँ पर और सामान्य वर्ग के लोगों ने टिकट नहीं मांगे कांग्रेस और बीजेपी से, मांगे नहीं मांगे हैं क्या? उनको फिर कहते हैं कि साहब कोई तैयार वो कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट तैयार किए जाते हैं। यस, ऐसे थोड़ी होता है जैसे भजन लाल जी को तैयार किया बीजेपी ने किया, कोई पता था क्या? अरे बात वही फिर बीजेपी और कांग्रेस में लाते हो। मैं उसकी नहीं कह रहा, मैं जो है बात बीजेपी ज्वाइन कर, हाँ बात दूसरी कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि चाहे पार्टी कांग्रेस हो बीजेपी हो, एक पैटर्न पे काम करती हैं दोनों पार्टियां। सब जीत का आंकड़ा देखती है, जीत के आंकड़े में यही है। अब सवाल ये सामान्य वर्ग को और एक साधारण वोटर को क्या करना है, वोट तो देना ही है। अब वो किसको चुनेगा ये उसके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा, तो अब मुझे जो मानस रहेगा। नहीं, हरीश जी के सामने चुनौती जो रहेगी वो किस इलाके में ज्यादा रहेगी? टोंकर सवाई माधोपुर अगर दोनों को हम देखें, वो जो इलाका देवली उनियारा से चलो विधायक हैं, सचिन पायलट गुट से वो आते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अजय जी कि सचिन पायलट का इस लोकसभा सीट पर कोई जादू नहीं चलेगा। मतलब उनका जैसे वो गुजर बाहुल्य वोट जो है जो हरीश जी को दिला दें, मैं तो नहीं मानता। और जो कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ ना वो है ना, और मीणा समाज भरपूर वोट है और एक साथ होकर के वोट पड़ेगा, माइनॉरिटी का एक साथ होकर के वोट पड़ेगा। गंगापुर वाला इलाका, ये जो एसटी वर्ग है ये पूरी तरीके से हरीश जी अपने इलाके से, हरीश जी का बचपन पढ़ाई सारा कुछ यहाँ है, परिवार यहाँ है, रिश्तेदारियां यहाँ है, और जिस कम्युनिटी से आते हैं वो तो बहुत वोट देने में बहुत सक्षम है। गुजर भी नहीं है इस मामले में, तो वो 98 और 100% वोट करते हैं, गुजर 70 और 80 पे ही रह जाते हैं। नहीं आप बोल लेना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि कांटे की टक्कर है, ऐसा नहीं है कि जौनपुरिया जी को टिकट मिल गया तो जीत गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप उसको एक तरफा नहीं कह सकते। एक तरफा विकास की बातों को छोड़िए, विकास की बातें तेल लेने गई। अब तो जैसे टिकट फाइनल हो गए तो अब तो आमने सामने तो सब कुछ सामने का है। और लगभग अगर और पार्टियों से जो आएंगे, चाहे बसपा से है या और कोई अन्य पार्टियों से, तो 10, 20, 25, 50 हजार वोट वो भी बिगाड़ते हैं। पिछले उसमें भी बिगाड़ा उन्होंने वोट। ये है तो मेरा कहने का तात्पर्य बहुत कड़ी चुनौती है, खास तौर से पूरे राजस्थान का तो हमने कोई एनालिसिस किया नहीं है, लेकिन सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जो है टोंक सवाई माधोपुर में कांटे की टक्कर होगी। इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ठान ले और बीजेपी के कार्यकर्ता भी ठान ले। बिल्कुल, ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे बीजेपी में लाने की बात कर रहे हैं ना, तो मेरी तो विचारधारा कांग्रेस की है। मैं बीजेपी के विचारधाराओं अच्छी बातों का मैं सम्मान करता हूँ, मोदी की जी तारीफ करता हूँ। अच्छे काम के चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसकी तारीफ ही की जाएगी, उसकी बुराई नहीं कर सकते आप। चलिए हाँ बिल्कुल, संक्षेप में बात बिल्कुल केवल ये मानना है कि ये कटु जीवन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मुझे बोलनी है, हालांकि मैं बीजेपी विचारधारा, मैं शायद ऐसा व्यक्ति तो कभी बीजेपी से नहीं पलटा, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कौन चुनाव जीतता कौन हारता है, लेकिन सामान्य वर्ग हमेशा टारगेट पर रहता है। चुनाव अभी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुए, सामान्य वर्ग को गाली दी, विशेषकर ब्राह्मण वगैरह इनको वर्ग को गाली दी, किसी ने भी दी। मेरा मानना है कि ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। और मेरा जौनपुरिया जी से भी एक निवेदन है कि कार्यकर्ता तो खुलकर प्रचार करेगा, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इन वर्गों को आपको टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वोट डालने नहीं गया और एक भरोसा जताना पड़ेगा इनको, अगर ये वोट डालने नहीं निकले ना तो परेशानी आ सकती है। क्योंकि आपको ये मालूम है, हरीश मीणा जी आप कह रहे हो ना बावनवास के, तो आपको ये मालूम होना चाहिए हरीश मीणा जी ने अभी जो चुनाव हराया है, विजय वैसला जी हराया है, बहुत कद्दावर व्यक्ति को चुनाव हराया है उन्होंने भी विधानसभा में। इसलिए आप कोई किसी व्यक्ति को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। राजनीति में तो मेरा मानना है कमजोर आंकने नहीं चाहिए। फिर भी मेरा मानना है कि सामान्य वर्ग हमेशा हर व्यक्ति के टारगेट पर रहता है। मेरा इसलिए क्योंकि पिछली बार चुनाव जब रामके जी जीते थे तो आपको मालूम है क्या नारे लगे थे। अब की बार मान सिंह जी चुनाव हारे तो भी सामान्य वर्ग को टारगेट किया गया। मेरा मानना है कि हमको सामान्य वर्ग वोटर है, सामान्य वर्ग को टारगेट करना बंद करें। कोई भी जाति हो भाई, ये हम लोग लड़ना नहीं चाहते, लड़ना नहीं जानते, ये अलग बात है कि लड़ना जानते भी नहीं आते, लेकिन सामान्य वर्ग को टारगेट करना मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए। कुल मिलाकर के है 2024 के लिए कमर कस लो। टोंक सवाई माधोपुर जो लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए विस्तार से आज बहुत सारी बातें हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि
एक अच्छे राजनेता चाहे सुखबीर सिंह जौनप्रिय साबित नहीं हो पाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, अपनापन भी लोगों के लिए रखते हैं। लेकिन वही है ना कि राजनीति में विवाद जो है 10 साल से अब तक 10 साल में जो उन्होंने काम किया है, कहीं विवादों में नहीं रहे, कहीं कोई कंट्रोवर्सी उनके खिलाफ नहीं हुई है, कभी उनको लेकर के किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई है, और शायद अच्छे बहुत बड़े काम नहीं किए तो हाँ, बुरा भी नहीं किया। और शायद ये जो चीज है ना, यही उनका सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जिसमें एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। लेकिन वहीं ये ध्यान रखना, हरीश मीणा भी उस पद से रिटायर हुए हैं जहां उनको उस चीज का भी अनुभव है। दूसरी बात, स्थानीय नेता हैं, समाज पर पकड़ भी है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो इस क्षेत्र में उनकी भी पकड़ है। तो मुकाबला कड़ा होगा। अब गेंद जो है वो जनता के पाले में है, फैसला जनता करेगी और जनता जनार्दन ही ईश्वर है। लेकिन फिर भी यह है कि किसी विशेष को टारगेट नहीं किया जाए। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, और कल एक शानदार सा इंटरव्यू सुखबीर सिंह जौनप्रिया का भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्या विजन लेकर के मैदान में उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साहब, जनता को जो शिकवा शिकायत है ना, वो भी आप ही को दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जनता कहेगी भी आपसे, ये ध्यान रखना। और ट्रेन में उनके साथ सफर किया था मैंने, दौसा गंगापुर रेल लाइन जब शुरुआत हुई थी, और मेरे साथ तो कम से कम, मेरे साथ क्या, उनके तो सभी के साथ संबंध बड़े हंसमुख मिजाज और बड़े खिलंदर स्वभाव के रहते हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कोई सांसद है या कोई, हाँ, कि कोई वो बहुत बड़े वीआईपी है। देखिए, अजय भारद्वाज जी, माननीय अनिल जी, माननीय वेद प्रकाश जी मंगल साहब बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि माननीय सांसद साहब सुखबीर सिंह जौनप्रिया जी जिस ओहदे से आते हैं, देश के टॉप 10 बिजनेसमैन में, आज उनके सुपुत्र अशोक सिंह जौनप्रिया जी का नाम है, एसएस ग्रुप के वो मालिक है। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी आज वो एक बकरी चराने वाली महिला के साथ रोड पे बैठ के गीत गाते हैं, खाना खाते हैं, मनोरंजन करते हैं। एक मूंगफली वाले ठेले के खड़े होते वो कर रहे थे। बहुत अच्छा उनका स्वभाव है। और देखिए, जनता को नेता से किसी से फायदा व्यक्तिगत हो या न तो, जनता को ये चाहिए कि जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे ना, वो सबसे बड़ा नेता है। अभी माननीय अनिल दुबे जी ने एक बात कहा कि यहाँ पे जो चुनाव हुए, पिछले चुनाव में रामकेश जीता, जब क्या नारे लगे, और अब के चुनाव में मान सिंह हारा, जब जो सोशल मीडिया पे चला। बिल्कुल मैं दोनों चीजों की भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। ये चीजें बिल्कुल शोभनीय नहीं है। सर्व समाज को साथ लेके चलता है, वही लीडर होता है, वही नेता सक्सेस होता है। किसी पे टीका टिप्पणी करना आसान है, लेकिन उसको दिलों में उतारना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, और एक व्यक्ति के चक्कर में पूरा समाज बदनाम होता है। बिल्कुल। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सांसद साहब के दिल में सबका सम्मान है। उनकी टीम, उनके वर्ग, उनके कार्यकर्ता हमेशा आप सबके बीच में है। आप सबको पता है कौन टीका टिप्पणी करने वाले। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, मैं असामाजिक तत्व कहता हूं उनसे, वो किसी भी समाज को, चाहे मेरी समाज के हो, गुर्जर समाज की, वो असामाजिक तत्व है जो किसी भी समाज की बहन बेटियों को या समाज को अभद्र भाषा लिखते हैं। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और जनता जनार्दन से मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद साहब, मैं तो उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उनका स्नेह है मेरे ऊपर, सबके ऊपर स्नेह है। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने काम किया है, और मोदी जी का आशीर्वाद को लेकर आपके कोई गिले शिकवे हैं, आप बैठ के बात कर सकते हैं, उनको दूर करें, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करे। अपन को पोलिंग अच्छी करनी है और मोदी जी को हैट्रिक के साथ प्रधानमंत्री बनाना है और इस सीट को भी जितानी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के हाँ, कांग्रेस में 2 बार बिल्कुल जब वो आए थे और तूफानी दौरा एक दिन के लिए वो करके, मेरे ख्याल से 10-12 दिन से ज्यादा अधिक हो गए उनको। सबसे पहले वो बात था उनका तो वो देवली उनियारा उस क्षेत्र से तो वो विधायक रहे ही है, और अपने क्षेत्र पे तो एक बार अधिक ध्यान देंगे तो अपने आप नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, जो वो है, कार्य करता हूँ कि एक यहाँ पर बहुत कमी है। जैसे अनिल जी ने जो कहा ना कि कार्यकर्ता यहाँ पर जो है कांग्रेस के थोड़े से पिछड़ गए हैं या एकजुट नहीं है, एक मंच पर नहीं है वो, तो कम से कम जो है उनको हर एक को प्रयास करना चाहिए। चलिए, आज की अपने बात रखी है वो वाकई में बहुत सराहनीय है, और इस तरह की जो डिबेट है ना, ये लगातार न्यूज़ 7 आस्थान पर चलती रहेगी। फिर किसी मुद्दे को लेकर के बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करेंगे, और फिर किसी बड़े नेता के साथ, बड़े कार्यकर्ताओं के साथ में, और बड़े विद्वान लोगों के साथ में
एक स्वस्थ चर्चा एक बार फिर से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को यहाँ रखने के लिए। और इसी तरह जब जब भी आपको आमंत्रित करेंगे, उम्मीद करते हैं आप जरूर आएंगे और न्यूज़ 7 राजस्थान को आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।